क्या हुआ? स्टार्ट करना है? आ जाओ इधर। गर्म होता है। ठीक है। एग्जाम्पल नोट करो। वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितने टाइप्स थे वेन डायग्राम के? 4 के 5 थे के 6 थे। ठीक है, वो वेन डायग्राम्स के टाइप नहीं थे, वो हमारे जो कनेक्टिव्स होते हैं उसके टाइप्स थे। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है। वेन डायग्राम में तो जो जो शेडेड पोर्शन बनते जाएगा उतने नंबर ऑफ टाइप्स वहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। ओके, क्वेश्चन इज draw Venn diagram for the following statement. Draw Venn diagram। देखो यहाँ पे और एक नया वर्ड है, for the truth of the following statements। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रूथ वैल्यू हमको वेन डायग्राम में शो करनी है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट ले लो। देर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलर्स। देर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलर्स। देर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलर्स। क्या करेंगे हम लोग? क्या कैटेगरीज है यहाँ पे? वेन डायग्राम कैसे बनेगा? यूनिवर्सल सेट बनेगा। ओके, यूनिवर्सल सेट किस चीज़ का बनेगा? ओके, यहाँ पे कैटेगरीज क्या है? कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है? स्टूडेंट और स्कॉलर के बीच में हो रहा है। सारे स्टूडेंट स्कॉलर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सारे स्कॉलर स्टूडेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लाइकवाइज, तो यूनिवर्सल सेट जो रहेगा ना, ये इसके ऊपर रहेगा। इट इज़ बियॉन्ड द कैटेगरीज अवेलेबल। हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज क्या क्या है? स्टूडेंट एंड स्कॉलर। जो भी कंपैरिजन हो रहा है स्टूडेंट और स्कॉलर के बीच में हो रहा है, तो उसके ऊपर का कैटेगरी दैट इज अ यूनिवर्सल सेट। क्या हो सकता है? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग। स्टूडेंट तो कैटेगरी है ना हमारा, तो वापस स्टूडेंट से ये स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट कैसे लेंगे? समझ में आया? तो यूनिवर्सल सेट इज ह्यूमन बींग, सो यू इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग। तो जब मैं ऑल ह्यूमन बींग बोल रहा हूँ, तो ये अर्थ पे जो ह्यूमन बींग है वो ही आएंगे या पूरे यूनिवर्स के ह्यूमन बींग आ जाएंगे? हमको मालूम है कि यूनिवर्स में ह्यूमन बींग है भी या नहीं है। ठीक है, और उन लोगों को हम लोग ह्यूमन बींग बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, दैट ऑल्सो वी डोंट नो। एनिमल्स को ह्यूमन बींग बोल सकते हैं क्या हम लोग? तो दूसरे प्लेनेट में अगर कोई है, एनिमल है या इंसान है या पेड़ पौधे है, वी डोंट नो। ठीक है, इट्स रिस्ट्रिक्टेड अप टू अर्थ। तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, उसके बाद एस ले लो, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ले लो। स्कॉलर्स के लिए क्या करेंगे? सी ले लेंगे। नाउ देर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलर्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलर्स। सो मुझे कोई स्टूडेंट बताना है, सो दिस इज माई स्टूडेंट जो स्कॉलर नहीं है। दैट इज एक इंटरसेक्शन वाला बॉक्स बनेगा, और यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन किस चीज़ का आएगा? जो इंटरसेक्शन छोड़ के बाकी जो बच रहा है ना एरिया, दैट इज फॉर स्टूडेंट्स वो आर नॉट स्कॉलर्स। तो सी इज बिलोंग्स टू स्कॉलर्स। स्कॉलर्स छोड़ के बचे स्टूडेंट जो है वही हमको चाहिए।
ठीक है, शेडेड करना ज़रूरी क्यों है समझ लो। आपने सिर्फ वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिया, सो इट इज़ नॉट अ राइट थिंग। द रीज़न इज जो आपको स्टेटमेंट दे रहा है ना, वो स्टेटमेंट के हिसाब से वो एरिया मैच होना चाहिए, एंड दैट्स वाई द क्वेश्चन में ये जो मैंने बोला है ना, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये ट्रूथ के जगह पे अगर मैं फॉल्स मेंशन करता हूँ क्वेश्चन में है, तो मेरा शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, ये शेड छोड़ के बाकी पूरा एरिया कवर हो जाएगा इंक्लूडिंग यूनिवर्स। राइट, समझ में आ रहा है? इंक्लूडिंग यूनिवर्स भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने यूनिवर्स में से एक सेक्शन ऐसे उठाया जो स्टूडेंट है, और उसमें से एक सेक्शन कट कर दिया जो स्कॉलर्स है, तो बचे हुए प्योरली स्टूडेंट्स है। अगर मुझे ये देयर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलर्स, इस स्टेटमेंट को अगर मुझे फॉल्स में रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो शेडेड पोर्शन बना है ये छोड़ के बाकी पूरा इंक्लूडिंग यूनिवर्स, क्योंकि उसमें भी ऐसे लोग आ जाएंगे जो स्टूडेंट नहीं है। समझ में आया? अब वो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल, देयर आर स्कॉलर्स हु आर स्टूडेंट्स। देयर आर scholars who are students। अगेन यूनिवर्सल सेट, उसमें दो सर्कल आ जाएंगे, एक तो स्टूडेंट हो गया, एक तो स्कॉलर हो गया। यहाँ पे कौन सा शेडो बनेगा? देयर आर स्टूडेंट्स हु आर स्कॉलर्स, तो कौन सा बनेगा? पूरा सी आ जाएगा इसमें। सी में तो सारे स्कॉलर्स ही है, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स है क्या? इंटरसेक्शन वाला बनेगा, बीच वाला पार्ट बनेगा। क्यों बीच वाला पार्ट बनेगा? कि ये जो बीच वाला पार्ट है, ये यहाँ पे स्टूडेंट भी मिल रहा है और स्कॉलर्स भी मिल रहे हैं, दोनों साथ में चीज़ें हो रही है। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझो तो आपको समझ में आएगा कि पहले स्टेटमेंट में सेकंड स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। अगर स्टेटमेंट नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार रीड करो। नेक्स्ट इज देयर आर persons who are students and scholars। There are persons who are students and scholars। कैसे आएगा अभी यहाँ पे? ये पर्सन वाला कैटेगरी कहाँ से आ गया? और एक सर्कल बनाना पड़ेगा कि पर्सन के लिए, पर्सन इटसेल्फ इज ए ह्यूमन बीइंग। समझ में आया? मतलब ये ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे मुझे ह्यूमन बीइंग भी आ रहा है, स्कॉलर भी आ रहा है और स्टूडेंट भी आ रहा है। कौन सा ऐसा पोर्शन है? दक्ष, सर्कल के बाहर वाला, तो वो तो सिर्फ पर्सन हो जाएगा ना। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री थिंग्स, यस ऑल थ्री, तो ये सेम एरिया आएगा। तो इसमें यूनिवर्स का भी पार्ट आ गया ना, वो दिख नहीं रहा है अपने को बैकग्राउंड में। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, अगर मैं ये बॉक्स को यहाँ पे मैं सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग या सेट ऑफ पर्सन ले लूँ, मतलब ये बॉक्स में सारे पर्सन भरे हुए हैं। अब ये पर्सन में से कुछ लोग स्टूडेंट भी है और पर्सन भी है। एक ही सर्कल ड्रॉ किया मैंने अभी तक, जो सिंगल सर्कल है वो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? वो स्टूडेंट भी है और पर्सन भी है। अभी दूसरा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, वो भी क्या हो गया? स्कॉलर भी है और पर्सन भी है। तो ये जो बीच का जो पोर्शन हो गया वो क्या हो जाएगा? स्कॉलर, पर्सन एंड स्टूडेंट, तीनों चीज आ जाएंगे। ओके, एक और स्टेटमेंट ले लो, देयर आर बैचलर्स हु आर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स।
अभी मैंने सिंपली क्या किया, पर्सन की जगह पे एक नया वर्ड ले लिया, बैचलर्स। अभी बैचलर किसके अंदर आएंगे, पर्सन के अंदर ही आएंगे। इट इज़ अ सेट ऑफ ह्यूमन बींग, तो मेरा यूनिवर्सल सेट एज इट इज़ रहेगा। यूनिवर्सल सेट में कुछ चेंज होगा, इट इज़ अ सेट ऑफ ह्यूमन बींग, राइट। अभी मुझे और एक कैटेगरी लेना पड़ेगा, बैचलर वाला। बैचलर के लिए मैं बी ले लेता हूँ। सो ये बैचलर हो गया। ये बैचलर में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलर भी है। तो बैचलर और यहाँ पे ये स्टूडेंट हो गया, और यहाँ पे और एक सर्कल बनाना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर स्कॉलर्स। सो तीनों का जो इंटरसेक्शन एरिया है, ये वाला पार्ट, इट इज़ माय आंसर। तीनों सर्कल का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई पहले तो ये करना है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अगर उसमें ही कन्फ्यूजन है, आइडियली जो आपको डेटा दिया जाता है ना, उसमें यूनिवर्सल सेट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। जैसे पहले वाले में यहाँ पे देयर आर पर्सन हु आर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स, तो यहाँ पे पर्सन इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। बट उसके ऊपर के जो दो एग्जांपल्स थे यहाँ पे, कहीं पे उन्होंने यूनिवर्सल सेट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ कैटेगरीज दिया था, एक स्टूडेंट का और एक स्कॉलर का। ओके, तो एक बार यूनिवर्सल सेट आइडेंटिफाई हो गया, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कितनी कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है, एक सर्कल बनेगा, दो कैटेगरी है, दो सर्कल्स बनेंगे, तीन कैटेगरी है तो तीन सर्कल्स बनेंगे। ओके, इजी। ठीक है, क्विकली ये चैप्टर हमारा हो गया है। एक बार मुझे सिर्फ टॉपिक बता दो, ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखी हमने। फर्स्ट मैं बताता हूँ स्टेटमेंट्स, उसके बाद क्या था, ओपन स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल्स में क्या क्या थे मेरे पास, एक एंड था, और निगेशन, इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन। याद आ रहा है? ओके, अगर याद आ रहा है मतलब ये चैप्टर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। ठीक है, पूरा समझ में आएगा जब मैं टेस्ट लूँगा तब। नेक्स्ट, उसके बाद क्या था ट्रूथ टेबल के बाद, लॉज, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, लॉज के बाद पैटर्न्स। पैटर्न्स कौन कौन से थे, और कंटिंजेंसी, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। नेक्स्ट, कॉन्वर्स इनवर्स, राइट, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा गेम खेले हो क्या कभी? कॉन्ट्रा गेम नहीं मालूम? कॉन्ट्रा नाम से गेम था, वीडियो गेम, टीवी से कनेक्ट करके हम लोग खेलते थे, मारियो खेलते थे, मारियो याद है? उसके साथ कॉन्ट्रा भी होता था। नहीं मालूम? ओके, सिर्फ मारियो मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्वान्टिफाइज, परफेक्ट। और उसके बाद में राइट, लास्ट वाला था टॉपिक वेन डायग्राम। ओके, कितने टॉपिक्स थे? 8 टॉपिक्स थे। 8 में से एक बार सिर्फ नाम देख के अंदर ही अंदर खुद से आंसर खुद को दे दो, इसमें से मुझे कितने टॉपिक समझ में आए। अगर आपको 80% समझ में आया है, तो एक बार रीड करोगे ना तो 100% समझ में आ जाएगा। 100% समझ में आया तो मुझे बता दो सर पूरा समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके, याद तो आ रहा है? टॉपिक्स के नाम तो सुने सुने लग रहे हैं ना? ऐसे तो नहीं है सर ये तो टॉपिक का नाम ही नहीं सुना मैंने, ये कब आके गया टॉपिक, ऐसा तो नहीं हुआ ना? ऐसे होता है ना, पुणे से मुंबई जाते टाइम रास्ते में कौन कौन सी सिटीज़ लगती है, सर ध्यान ही नहीं था मेरा, मैं तो सीधा मुंबई पहुंच गया, चैप्टर ख़त्म ही हो गया सीधा, बीच के गाँव मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे हम लोग नहीं कर सकते ना, हमको डेस्टिनेशन पे जाना है लेकिन पूरा जर्नी एंजॉय करना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें? 6 नहीं बजे ना अभी तक? ध्यान है घड़ी पे? नहीं ध्यान है? ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या होता है बोलो? यस। ओके, नहीं समझ में आया?
ठीक है ना, हमारे पास यूट्यूब के वीडियोस है सारे। आप यहाँ पे कब आओगे पता, तो मैं प्ले कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, है ना, स्ट्रीमिंग इट इज़ अवेलेबल, ग्रुप में लिंक है। नहीं मिलता है तो मुझे बता दो, या तो फिर किसी को भी नीचे ऑफिस में पूछ लो, हो जाएगा। सिर्फ कल का लेक्चर नहीं मिस किया ना आपने? ठीक है ना, एक बार देख लो, देखने के बाद डाउट होगा तो मुझे सेशन होने के बाद नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना कि सर ये टॉपिक नहीं समझा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? कॉलेज में थोड़ा बहुत सीखा रहेगा ना, बताया तो रहेगा। स्क्वायर बॉक्स में कुछ तो लिखते हैं सर, नंबर ऐसे कुछ। उसके बाद यहाँ पे उसका साइज होता है। साइज कैसे डिफाइन करते हैं? रोज इनटू कॉलम्स। ओके, अगर यहाँ पे मैं ए बी सी डी, देखो चार ही एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 2 × 2। अभी रो और कॉलम समझने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? रो सर, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं? रो मतलब सीधा होता है ऐसे, तो कॉलम मतलब ऐसे। ठीक है, गुड। किसी सिविल इंजीनियर को जाके पूछने का कि रोज क्या होता है, वो आंसर नहीं दे पाएगा, लेकिन उसको बोलोगे ना कॉलम क्या होता है, तो तुरंत आपको ऐसे कॉर्नर में जो ये पिलर्स है ना, ये देखो यहाँ पे ये पिलर है वर्टिकल, कॉर्नर में भी होता है हर घर में, जिसके ऊपर पूरा ऊपर का बेस खड़ा होता है ना, ये जो वर्टिकल सेक्शन है इट इज़ अ कॉलम। तो कॉलम इट इज़ अ टेक्निकल वर्ड, सिविल इंजीनियर को जाके पूछोगे ना तो बता देगा कॉलम पे क्या होता है। पूरा घर का वेट, ग्राउंड फ्लोर का तो नहीं, ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी कॉलम्स बने होते हैं, कहीं पे कहीं कहीं पे नहीं होते, बट फर्स्ट फ्लोर के लिए डेफिनेटली आपको कॉलम का हेल्प लगेगा। सो सिंपली याद रखना है घर कैसे बनता है। सो घर सिर्फ कॉलम से बनता है, रो से नहीं बनता है। तो जो वर्टिकल रहेगा इट इज़ ऑलवेज अ कॉलम। तो यहाँ पे अगर मुझे कॉलम मेंशन करना है तो दिस इज माय कॉलम। ठीक है, और रो अगर है तो ये वाला मेरा हो जाएगा रो। ठीक है, अभी एक इसका साइज बताओ, एक ही एलिमेंट में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसका साइज क्या होगा? साइज ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए यहाँ पे? ये रो है क्या? सिंगल एलिमेंट मतलब रो काउंट होगा क्या? कॉलम काउंट होगा? किसने बोला? ऐसे भगवान बोल के गए क्या सिंगल एलिमेंट है तो सिर्फ कॉलम ले लो, रो मत लो? ठीक है, सिंगल एलिमेंट इज इट इज ऑलवेज काउंटेड इन रो, में भी काउंट होगा, कॉलम में भी काउंट होगा। सो इसका साइज होगा 1 × 1। हमेशा साइज ऑफ मैट्रिक्स बोलते टाइम आपको ये भी क्रॉस वाला वर्ड भी मेंशन करना है। सो 1 × 1, सिर्फ 1 1 बोलोगे ना तो वो 11 हो जाएगा। सो इट इज़ 1 × 1। इसका साइज बताओ, 2 3 4 1 0 2। व्हाट इज द साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स? पहले हमेशा रो बताना है, बाद में ही कॉलम बताना है। रो कितने हैं भाई? 3 है क्या? कैसे क्या 3 है बताओ? ओके, ऐसे क्या बनेगा वहां पे? रो ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कितनी बार हो रहा है? तो 2 बार। तो मेरे पास देखने से अच्छा स्क्रीन पे देखो ना, कितने बार ऐसे ऐसे करना है आपको। तो 2 बार मैंने किया, और कॉलम वर्टिकल होता है, सो कितने बार ऐसे ऐसे हो रहा है वहाँ पे? वर्टिकल कितने सेक्शन से? 3 सेक्शन है, सो 2 × 3। समझ में आया साइज ऑफ मैट्रिक्स? अभी भी डाउट होगा ना? तो सबसे पहले कॉलम समझ लो, कॉलम वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? ये एक वर्टिकल हो गया, ये सेकंड वर्टिकल, ये थर्ड वर्टिकल।
सो पहले कॉलम मेंशन करो, बचा हुआ आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, इट इज अ रो। ओके, साइज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट है, हमको समझना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है मालूम है? क्या होता है बताओ? व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट क्यों बोला जाता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं? नहीं मालूम? सीखा नहीं है? 11th में था ना डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है? था या नहीं था? था तो बताओ क्या होता है डिटर्मिनेंट। ओके, इसका क्या करना है? ओके, उससे क्या होता है? एक नंबर मिलता है, वो नंबर को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। उसका यूज़ क्या होता है? यूज़ तो बताया नहीं। नहीं बताया ना? मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक ढूंढो, पूछो किसी को। 11 में सीखा था, डिटर्मिनेंट सिखाया था बराबर। तो सर ने डिटर्मिनेंट का मैं यूज़ नहीं बताया, एक बार ट्राई करो, निकालो आंसर। सर डिटर्मिनेंट, चलो सर मैं सीख गया, लेकिन यूज़ कहाँ पे करूँ सीखने के बाद? वैसे मीन मीडियन मोड भी सिखा रहेगा आपने 11 में। मीन मीडियन मोड भी सीखा था ना मैथ्स में। पूछा था कभी सर मीन कहाँ पे यूज़ करते हैं, मीडियन कहाँ पे यूज़ करते हैं, मोड कहाँ पे यूज़ करते हैं? हुआ था कभी? हम्म? क्या? नहीं? ठीक है, बताऊंगा मैं, एक एक चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले समझ लो डिटर्मिनेंट कैसे निकलते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें दो कैटेगरीज है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। एक मैट्रिक्स आपको साइज आएगा 2x2, इसका मतलब क्या? जहाँ पे दो रोज है और दो कॉलम्स है। और एक टाइप आपको बनेगा 3x3 वाला, जहाँ पे तीन रोज है और तीन कॉलम्स है। तो दोनों जगह पे से एक चीज समझ लो कॉमन, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल। ऐसा हो सकता है? अगर ये मैं और ले लूँ 2x1, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो 2x2 और 2x3 इतना ही, इसका ही डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, नाउ 3x, आगे फिर उसके कुछ टाइप्स है, मैं बताऊंगा, अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा सीख के अभी मतलब नहीं है, पहले जो है वो सीख लेते हैं। अभी 2x2 का निकालना कैसे है? लेट्स से मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 2, 4, -1 एंड 6। एग्जाम्पल नोट करना है, 2, 4, -1 एंड 6, 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालने को बोला है। अभी डिटर्मिनेंट जब निकालना है तो फर्स्ट स्टेप इज, इसी मैट्रिक्स को दो वर्टिकल लाइंस के अंदर मेंशन करो, 2, 4, -1, 6। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर बॉक्स होता है, ये देखो ये स्क्वायर बॉक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे एजेस है ना यहाँ पे इसके, बट यही अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो इट इज ओनली अ वर्टिकल लाइंस। ओके, इसका डिटर्मिनेंट देखो कैसे होगा, इट इज ऑलवेज डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या हो गया? एक तो ये डायगोनल हो गया आपका 2 एंड 6 का, और दूसरा डायगोनल हो गया 4 और -1 का। तो डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है और बीच में हमेशा माइनस साइन देना है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर मेंशन करता हूँ, पहले राउंड ब्रैकेट में लूंगा मैं पहला डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 6, फर्स्ट राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, क्योंकि फर्स्ट डायगोनल मेरा कवर हो गया। ओके, बीच में माइनस साइन, एंड सेकंड डायगोनल -1 × 4, 2 × 6, 2 × 6 = 24, 2 × 6 = 24, 2 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 2 × 3 = 3, 3 × 4 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 2, 2 × 3 = 3, 3 × 4 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 2, 2 × 3 = 3, 3 × 4 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 2, 2 × 3 = 3, 3 × 4 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 2, 2 × 3 = 3, 3 × 4 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 2, 2 × 3 = 3, 3 × 4 = 6, 6 × 1 = 6, 6
एग्जाम में क्या होती है यहाँ पे गड़बड़, हम लोग सिर्फ माइनस साइन बीच में कभी कभी भूल जाते हैं, सर वो माइनस ऑलरेडी था -1 में, तो मैंने वापस माइनस नहीं लिया, समझ में आया? तो नहीं लिया तो भुगतो, क्या कर सकते हैं और क्या होगा, नहीं मार्क्स मिलेंगे ना, नहीं लिया कुछ तो, जितना दिया है सब लेना है। तो वहाँ पे बीच में माइनस साइन, इफ इट इज रिक्वायर्ड देन यू हैव टू कंसिडर। आंसर बताओ क्या आता है, 2 × 6 = 12 माइनस -1 × 4 इज माइनस ऑफ 4, so 12 + 4 becomes 16, so determinant of this matrix is 16। एक और एग्जांपल ले ले, आप लोग सॉल्व करके बताओगे, -4 -3 2 एंड 5, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके बताओ, -4 2 5 -3। अभी डायगोनल एलिमेंट जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन लेंगे ना, इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट वाला ही डायगोनल लेना है, नहीं तो दक्ष बोलेगा सर मैं तो दुनिया का पहला इंसान हूँ, मैं तो दूसरा एलिमेंट लूंगा एज अ डायगोनल एलिमेंट, मेरी मर्जी। नहीं ना, ऐसे नहीं होगा ना, इट इज ऑलवेज स्टार्ट विथ फर्स्ट एलिमेंट, सो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे -4 है, तो -4 का ही डायगोनल आप कंसिडर करोगे। यस बताओ आंसर 2। ओके, आंसर आ रहा है सबको 2, 2 आ रहा है आंसर, सो -4 × -3, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन, फर्स्ट हमेशा राउंड ब्रैकेट यूज करना है, राउंड ब्रैकेट जितना अच्छे से लिखोगे ना उतना आपका परफेक्शन बिल्ड होगा। सो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, -4 × -3, अभी कोई कोई महाशय होते हैं सर राउंड ब्रैकेट यूज ही नहीं करना है मुझे, मुझे बहुत इजी लगता है मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा, कर सकते हो, एक बार कॉन्फिडेंस पूरा बिल्ड हो जाए ना उसके बाद राउंड ब्रैकेट नहीं यूज़ करोगे तो चलेगा, बट वो प्रोसेस में आने के लिए इट टेक्स टाइम, तो हम लोग राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे, बीच में हमेशा माइनस साइन, अगेन सेकंड राउंड ब्रैकेट 2 × 5, तो फर्स्ट क्या होगा, 4 × 3 बिकम्स 12 - 10, आंसर इज 2। ईजी है पक्का। अभी 3 × 3 सॉल्व करेंगे। ओके चलो मैं बताता हूँ, अभी वहाँ पे क्या था ना डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे देखो एक डायगोनल बनेगा 1 4 5 का, फिर एक डायगोनल बनेगा -3 4 -3 का, और बाकी के 4 एलिमेंट्स हम लोग स्किप कर देंगे, नहीं चलेगा ना ऐसे, सारे एलिमेंट्स कंसिडर होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को थोड़ा छोटे फॉर्म में मेंशन करेंगे, तो छोटे फॉर्म में कैसे बनाना है, तो पहले मैंने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया 1, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया, किस चीज़ का बनाया, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका रो और कॉलम छोड़ दो, तो यहाँ पे मैंने इसका रो छोड़ दिया और इसका कॉलम भी छोड़ दिया, तो बचे मेरे पास कितने एलिमेंट्स, ये वाले 4 एलिमेंट्स बचे, समझ में आया? तो जो 4 एलिमेंट्स बचे वो यहाँ पे हम लोग एज इट इज मेंशन करेंगे, सो 4 6 -2 एंड 5। मैं फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा हूँ तो मैंने मेरा रो भी छोड़ दिया, कॉलम भी छोड़ दिया, बच्चे जो 4 एलिमेंट्स बचे ना उसको एज इट इज सेम डायरेक्शन में, अपने हिसाब से डायरेक्शन चेंज मत करो, जो वहाँ पे जिस जो सीक्वेंस में मेंशन किया है, पहले 4 था बाद में 6 था, देन -2 एंड 5, सो एज इट इज हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे। ओके
बीच में हमेशा माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ पे आ गया। माइनस साइन कहाँ से आया? वो सिस्टम से आया, वो नंबर का साइन नहीं था। उसके बाद हमेशा राउंड ब्रैकेट ले लो, यहाँ पे सेकेंड नंबर मेंशन करो 2। मैं राउंड ब्रैकेट यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये केस में इट इज़ अ पॉजिटिव, कहीं कहीं पे नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, नाउ 2 का रो और कॉलम छोड़ देंगे हम लोग, 2 का रो भी छोड़ देंगे और कॉलम भी छोड़ देंगे। तो मेरे पास एलिमेंट्स बचेंगे 2, 6, -3 एंड 5। 2, 6, -3 एंड 5 हो गया। अभी बाद में प्लस साइन, वापस राउंड ब्रैकेट लेंगे फॉर द लास्ट एलिमेंट ऑफ -3। -3 का रो और कॉलम छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स। सो बचे क्या एलिमेंट्स? 2, 4, -3, -2। ओके, यहाँ पे देखो एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, फर्स्ट जो पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे मैंने 1 को प्लस साइन नहीं लगाया। बाय डिफॉल्ट इट इज़ अ पॉजिटिव, अगर वो निगेटिव आता तो निगेटिव रहता। बीच वाले ट्रांजैक्शन में हमेशा माइनस साइन यूज करना है, तो यहाँ पे मैंने ये एडिशनल माइनस साइन लगा दिया, एडिशनल निगेटिव। और लास्ट वाले में भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन। ओके, सिर्फ बीच वाले को निगेटिव लगाना है, बाकी सबका एडिशन करना है। नाउ 1 एज इट इज आ जाएगा। नाउ यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 4 क्रॉस 5, बीच में माइनस साइन, अगेन राउंड ब्रैकेट -2 क्रॉस 6 हो गया। माइनस साइन एज इट इज, 2 भी एज इट इज। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया प्रॉब्लम, कि मैं अभी यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना हूँ 2 क्रॉस 2 का, और बाहर कोई एक नंबर मेरे पास है। तो यहाँ पे पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा, उसके अंदर पहला राउंड ब्रैकेट बनेगा मेरा 2 क्रॉस 5 का, माइनस साइन अगेन बीच में, एंड अगेन सेकेंड राउंड ब्रैकेट -3 क्रॉस 6 एंड स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिया समझ में आया? अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेते तो ये जो 2 है ना यहाँ पे, ये वाला, ये 2 किसको मल्टीप्लाई हो जाता? पहले वाले ब्रैकेट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता, तो आंसर गलत हो जाता। 2 को मुझे पहले वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 2 को, इसलिए मैंने यहाँ पे एडिशनल स्क्वायर ब्रैकेट लिया। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, अभी आइडियली मेरा प्लस साइन था, लेकिन उसके साथ -3 मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, तो प्लस माइनस बिकम्स माइनस। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा मेरा कैलकुलेशन -3। अगेन यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें पहला राउंड ब्रैकेट बनेगा 2 क्रॉस -2, बीच में माइनस साइन हमेशा रहता है। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट -3 क्रॉस 4, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। स्क्वायर ब्रैकेट अगर यूज़ नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सिस्टम फॉलो करो, जहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए वहाँ पे करना ही है। अभी ये स्टेप लिखने के बाद आगे आप एक स्टेप नहीं लिखोगे ना एग्जाम में तो चलेगा, ये वाला स्टेप कंपलसरी लिखना है। स्टेप कब स्किप करने हैं समझ लो, जहाँ पे मैं ओरली कैलकुलेशन निकाल सकता हूँ। जैसे ये वाला पूरा पार्ट, कैन आई सॉल्व इट डायरेक्टली? 4 × 5 कितना होता है? 20, बीच में माइनस साइन, उसके बाद वो है -2 × 6, तो वो कितना हो गया? -12, लेकिन बाद में वापस माइनस साइन, सो इट इज़ +12। पहला कितना था? 20 एंड +12, 32 लिख सकते, 32। जिसको समझ में आया 32 लिखो, नहीं समझ में आया मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मेंशन करता हूँ। सो 20 माइनस ऑफ -12, वापस -2 एज इट इज। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में मैं मेंशन करूँगा 2 क्रॉस 5 बिकम्स 10, माइनस साइन एज इट इज, एंड -3 × 6 -18, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। अगेन -3 एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4 माइनस ऑफ -12। देखो कितने जगह पे पॉजिटिव निगेटिव साइन आ रहे हैं। साइन से अगर बचना है तो ब्रैकेट्स यूज करो। अभी पहला क्या होगा? 20 + 12 बिकम्स 32, ये पूरा सॉल्व कर दिया मैंने यहाँ पे।
इजी है। नाउ -2 अभी भी मैं एज इट इज मेंशन करूंगा क्योंकि मुझे और एक स्टेप लगेगी तो चलेगा, बट मुझे गलत नहीं होना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस -18, -18 प्लस हो गया 10 + 18 -q, यहाँ पे ग्रेटेस्ट साइन ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल माइनस माइनस प्लस। हस्बैंड गलत, वाइफ गलत, तो दोनों गलत या दोनों सही? दोनों सही। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस। समझ में आया? दोस्तों में कैसे होता है, एक बदमाश दूसरे बदमाश को मिल गया ना, उनकी जोड़ी अच्छे से रहती है, सो इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। बट एक भोला आदमी और उसको बदमाश अगर फ्रेंड मिल गया ना, तो उसको लूट लेगा पूरा, तो वो जोड़ी नहीं सक्सेसफुल होती है। सो माइनस माइनस अगर दोनों निगेटिव है तो जोड़ी हमेशा परफेक्टली मैच होगी, सो इट इज अ प्लस। सो यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 28, अगेन माइनस साइन एज इट इज। यहाँ पे ब्रैकेट में देखो, -4 माइनस -12, सो +12 -4, 8 या -8। तुरंत बोल देते हो आप ऐसे, बस मैंने ऑप्शन ही देना चाहिए, सेकंड ऑप्शन हमेशा पिक कर लेना है। ठीक है, मेरा लड़का है 8 साल का, वो अगर कभी कुछ काम नहीं करता ना, मैं उसको क्या बोलता हूँ, दो काम हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक काम कर, मेरी एक बात नहीं सुन रहा है ना, मैं उसको चॉइस देता हूँ, ये फर्स्ट काम करेगा या तो सेकंड काम करेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, हमेशा वो सेकंड ही चूज करता है, तो मैं सेकंड उसको काम हमेशा डिफिकल्टी बोलता हूँ, और वो फटाक से चूज कर लेता है, नहीं नहीं मैं सेकंड ही करूँगा। ह्यूमन साइकोलॉजी उनको क्या लगता है, नहीं नहीं सेकंड बोल रहे हैं मतलब ईजी वाला काम होगा। यहाँ पे वैसे हो गया, मैंने बोला हाँ प्लस आएगा कि माइनस, आप लगे तुरंत माइनस, देखो तो सही क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 माइनस माइनस प्लस हो गया ये 12, तो -4 और +12, आंसर क्या होगा, +8। ना इसको कैलसी पे सॉल्व करो या तो ओरली सॉल्व करो। 32 प्लस -56 -24, टेल मी फाइनल आंसर कितना आता है। जीरो क्यों आएगा, दो वैल्यू निगेटिव है। क्यों जीरो होगा बताओ, दो वैल्यू तो निगेटिव है। हो गया, ठीक है, इट वॉज जस्ट अ रिविजन। सिलेबस में आपको डिटर्मिनेंट है या नहीं है? है, पक्का? ठीक है। सो हम लोग आज के सेशन में एक 3x3 हो गया, नेक्स्ट सेशन में और एक बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एक बार में डाइजेस्ट नहीं होता है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया रहेगा, अगले सेशन में जब मैं और एक बार एग्जांपल लूंगा ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। ठीक है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आपको 3-4 एग्जाम्पल, 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से रो मैट्रिक्स कौन सा है। सो रो मैट्रिक्स का सिंपल डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे, ओनली वन रो प्रेजेंट। कॉलम कितने भी होने दो फर्क नहीं पड़ता, रो कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। घर याद करो, घर, घर में क्या होता है, घर में क्या होता है, घर याद करो, घर, घर में कॉलम है लगे हुए, तो इट इज ऑलवेज वर्टिकल। रो हमेशा ऐसे, खलास। ठीक है।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल रो मैट्रिक्स का मैंने ये एग्जांपल ले लिया, या फिर आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो 1 4 -5। इसका साइज बताओ क्विकली, पहले मैट्रिक्स का साइज क्या है? एक ही रो है ना, ऐसा एक ही है, ऐसे दो या तीन है। सो इट इज़ 1 × 2 या 1 × 3। रो मैट्रिक्स समझ में आया? रो मैट्रिक्स बोला मतलब एक ही रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम। नेक्स्ट टॉपिक, कॉलम मैट्रिक्स। ओनली वन कॉलम। साइज बताओ इसका, फर्स्ट मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का साइज 1 × 1 होगा क्या? 2 × 1। दो रो है ना, ऐसे ऐसे दो है, ऐसे ऐसे समझ में आता है, ऐसे दिमाग से नहीं समझ में आता है सर ये रो होता है ऐसे। ठीक है, कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना चाहिए राइट। ये हो जाएगा 3 × 1। ओके, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स, जिसको दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। कोई भी साइज का मैट्रिक्स रहने दो, अगर उसमें सारे वैल्यू जीरो है तो इट इज़ अ जीरो मैट्रिक्स और इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। साइज मैटर नहीं करता सर, 1 × 1 है, 2 × 2 है, 2 × 3 है, 3 × 2 है, फर्क नहीं पड़ता, सारे एलिमेंट्स के वैल्यूज जीरो होने चाहिए, दैट इज नल मैट्रिक्स। इजी है। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल डेफिनेशन मेंशन करो, रो इक्वल टू कॉलम, जहाँ पे रो का वैल्यू और कॉलम का वैल्यू सेम होगा। स्क्वायर का वही होता है ना, उसमें लेंथ और विड्थ आपका सेम होता है, तो यहाँ पे भी वैसा है, लेंथ और विड्थ रो एंड कॉलम का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो या तो वो 2 × 2 होगा, या 3 × 3 होगा, या 1 × 1 होगा। सो ये सारे आपके हो गए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन है ओनली डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, देखो बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो कर दो। हम वैसे नहीं याद रखेंगे, हम क्या याद रखेंगे? ओनली डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट, रेस्ट ऑल आर जीरो। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन में एक कैच है, वो कैच आपको एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ क्या है। देखो ये एक मैट्रिक्स में लेता हूँ और ये दूसरा मैट्रिक्स मैंने ले लिया यहाँ पे। ओके, पहले वाले मैट्रिक्स में क्या है? डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू जीरो है, फर्क नहीं पड़ता, तीन वैल्यू में से एक वैल्यू जीरो रहने दो, दो वैल्यू जीरो रहने दो तो भी चलेगा, बट एक वैल्यू आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे ये वाले एग्जांपल में यहाँ पे एटलीस्ट वन तो भी प्रेजेंट है, बाकी की दो वैल्यू जीरो है डायगोनल एलिमेंट्स में, तो चलेगा। समझ में आया?
तो इसी को डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे। इसीलिए बुक में इसका डेफिनेशन क्या दिया है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो टेक्निकली दिस इज द राइट डेफिनेशन के डायगोनल एलिमेंट छोड़ दो, बाकी के बचे हुए एलिमेंट अगर जीरो है तो इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स मैं मेंशन करता हूं तो ये मैट्रिक्स मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, एज पर डेफिनेशन है या नहीं है, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। अभी आप बोलोगे सर आपने ऊपर तो कुछ अलग बताया, यहाँ पे नीचे अलग बता रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं कि राइट डेफिनेशन क्या है, आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो कंपलसरी क्या है, नॉन डायगोनल, देखो ये जो एलिमेंट है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ किया है, इट शुड बी जीरो। बीच में बचे हुए नंबर है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, बट प्रिसाइजली दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स। सो अगर एग्जाम में ऐसा कोई आ जाए, कैन डायगोनल मैट्रिक्स बी अ नल मैट्रिक्स, हो सकता है। डायगोनल में अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो है और डायगोनल एलिमेंट भी जीरो दे दिया उन्होंने, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है। तो आपको ठीक से समझना है डेफिनेशन। ओके, आइडियली ये वाला केस आपको रेयर आएगा, ये वाला केस आपको आ सकता है जहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया है बाकी के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, इट कैन बी कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। Definition is all diagonal elements are equal. All diagonal elements are equal. इसलिए मैंने यहाँ पे x मेंशन किया है। x के जगह पे आप 1 मेंशन करो, -2 मेंशन करो, 5 मेंशन करो, 10 मेंशन करो, चलेगा, सारे नंबर सेम होने चाहिए और बाकी के जो बचे हुए जो नंबर्स है वो भी जीरो होने चाहिए। सो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो स्केलर मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, राइट। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट सही होगा क्या, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, इज इट राइट स्टेटमेंट। all scalar matrix, oh sorry, all diagonal matrix are scalar matrix, सही है क्या। स्केलर के लिए प्रिसाइजली हमको डायगोनल एलिमेंट सारे सेम वैल्यू चाहिए, बट डायगोनल में सारे वैल्यू सेम होते हैं क्या, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो हम ये स्टेटमेंट हम लोग बोलेंगे इट इज अ फॉल्स। बट इसका उल्टा अगर मैं मेंशन करूँ, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज ट्रू। समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया। स्केलर में वो पहले से डायगोनल बन के ही आया है। आप दूल्हा हो, दैट मीन्स यू आर अ बॉय, नहीं, और यू आर अ मैन, राइट है या रॉन्ग है। अगर लड़की होते तो मैं दुल्हन बोलता ना, मैंने दूल्हा क्यों बोला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप आदमी हो। तो यहाँ पे भी ऐसे अगर स्केलर है ना तो वो पहले से डायगोनल है ही,
ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। बढ़े आगे, नेक्स्ट पार्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी जो वर्ड दिया है ना, सिंपली क्या करना है, वो वर्ड में जो भी पोजीशन दिया है वहाँ पे आपके एलिमेंट्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, बाकी के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? यस, बोलो। तो वो स्केलर नहीं होगा ना, तीनों के दोनों प्लस होने चाहिए और सेम होने चाहिए, या तीनों माइनस और सेम होने चाहिए, मतलब अल्टीमेटली नंबर सारे एग्जैक्ट मैच होने चाहिए। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ साइन, या तो सारे के सारे -5 है तो भी चलेगा, सारे सारे +5 है तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और भी डाउट है कुछ? ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये है कि, मैं बताऊं, आप बताओगे? क्या नहीं? नहीं क्या नहीं? क्या पूछा मैंने? मैंने क्या पूछा? मैं बताऊँ या आप बताओगे? हाँ ठीक है, मैं बता, तो इधर ध्यान दो अभी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 8 और यहाँ पे हो गया 0 0। देखो क्या डेफिनेशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये है कि ये जो डायगोनल है मेरा, ये डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे, क्योंकि मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, अपर ट्रायंगुलर, मतलब अप साइड में देयर आर वैल्यूज, देयर आर नंबर्स। अगर मैं अपर बोल रहा हूँ मतलब नीचे वाले सारे जीरो हो जाएंगे। जिम में जाते हो, अपर बॉडी लोअर बॉडी, अपर बॉडी में क्या करते हो, शोल्डर बाइसेप्स उसके ऊपर काम करते हो, मतलब वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दिख रहा है, और डाउन साइड में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस दिन डाउन साइड में कोई वर्कआउट नहीं रहता है जब आप अपर बॉडी कर रहे हो, राइट। जब आप लोअर बॉडी करोगे तो सिर्फ आप लेग्स पे फोकस करोगे, शोल्डर पे फोकस नहीं करोगे, तो मतलब उस दिन के लिए क्या हो जाएगा, शोल्डर इज जीरो, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलेंगे। तो जो नाम मैं बोल रहा हूँ, इफ इट इज अपर दैट मीन्स देयर इज सम वैल्यूज, इफ इट इज लोअर देयर आर सम नंबर्स। याद रखने के लिए लीजिए, एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है इसमें बहुत बार। सर अपर मतलब अपर जीरो है क्या, जिम याद करने का, अपर मतलब अपर बॉडी कर रहा हूँ मतलब देर इज सम वैल्यूज, राइट, याद रहेगा। ठीक है, ओके, सारे टाइप्स कवर हो गए आज के लिए यहाँ पे। हाँ, लोअर ट्रायंगुलर भूल गया मैं मेंशन करना, तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर्स आ जाएंगे, अभी आप बोलोगे सर इतने सारे तो जीरोज है, फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल के ऊपर वाले वैल्यू सारे जीरो होने चाहिए, नीचे कितने जीरोज है या नहीं है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। हो गया, दैट्स इट फॉर डे। कौन सा? वो आगे आएगा जब हम सम्स लेंगे ना, तो मैं तब बताता हूँ। ठीक है, सी यू टुमारो।
कल क्या है, फ्राइडे है ना कल? कल छुट्टी है क्या? किस चीज़ की छुट्टी है कल? तो क्लास के लिए बोला है छुट्टी ऐसे? क्लास के लिए नहीं भाई कोई छुट्टी, ऑलरेडी वी आर लेट।